अ, आप लोगों की प्लानिंग बहुत अच्छी है। पहले आपके समाज के मोदी को बुला लिया, अभी नरेंद्र को बुला लिया। दोस्तों, मुझे मराठी नहीं आती। मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूं। अच्छा, मेरे पहले अतुल भैया आए थे, वो गुजरात से थे, तो वो गुजराती में बात कर रहे थे। मेरी पढ़ाई कलकत्ते में हुई। आपनी जो चान आमी बांग्ला कोता करते पारी। अच्छा, मैंने पैसे चेन्नई में कमाया। उंगल के वेणो ना उंगल तमिल कोटे पैसे इटला। अभी पुष्पा के बाद में तो सबको तमिल आती है। और अगर आप चाहते हो तो मैं हिंदी में भी बात कर सकता हूं। हिंदी चलेगा? अच्छा, ठीक। कुछ गलतियां हो तो माफ कर देना। मैं जब भी लोनेरे आता हूं ना, तो मुझे लगता है मैं अपने परिवार में जा रहा हूं। प्रदीप, चेतना, मम्मी, इनके आशीर्वाद से बहुत मजा आता है, इनके साथ से बहुत मजा आता है। और जब भी आता हूं, ये कुछ बहुत अच्छे इंसानों से मुलाकात करवाते हैं। और इस चीज से ये विश्वास हो जाता है कि इस दुनिया में ना कोई अजनबी नहीं होता, सभी दोस्त होते हैं। सिर्फ कुछ दोस्तों से मुलाकात नहीं होती है, वो मुलाकात करने में टाइम लगती है। तो आज भी ये विश्वास है कि कुछ 500 नए दोस्त बना के जाऊंगा। अच्छा, आप लोगों को तो मेरा चेहरा मालूम है, नाम भी मालूम है। मुझे आपका नहीं मालूम है, लेकिन जैसे जैसे मुलाकात होगी वैसे थोड़ी और गहराई आएगी। अच्छा, आपकी जो संचालिका है ना, वो बहुत ब्रिलियंट है। उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा स्टेज भी लगाया था अपने लिए, तो मैंने बोला उसको हटा देता हूं, नहीं तो मैं थोड़ा और ज्यादा लंबा हो जाऊंगा। हमारी जिंदगी में जो हमारे अनुभव होते हैं ना, वो हमारी दृष्टिकोण बनाते हैं। अगर जिंदगी में किसी वजह से अनुभव अच्छे नहीं है, तो दृष्टिकोण थोड़ी कमजोर हो जाती है। कुछ सालों पहले एक बार औरंगाबाद गया था। एक स्कूल से बुलावा आया था और एक स्कूल में चीफ गेस्ट बन के गया था। ये जो प्रदीप भाई कीप मूविंग मूवमेंट की बात कर रहे हैं ना, उसकी ताकत कहां से आती है और उसका अनुभव कहां से आता है, वो मैं आपके साथ जिक्र करना चाहता हूं। बहुत गरीब स्कूल है। एक हिंदू और एक मुस्लिम दो दोस्तों ने मिलकर बनाया है। मुस्लिम भाई के पास एक जगह थी, हिंदू भाई के पास करीब 11 लाख थे, और वो मिलके उन्होंने सिर्फ गरीब लड़कियों के लिए वो स्कूल बनाई है। उनके स्कूल के बेसमेंट में क्लास 8, 9, 10 के बच्चे बैठे थे, और वहां मुझे बुलाया गया था कि इन बच्चों से आप बात करो। बच्चों को देखा तो दिखा कि बच्चे बहुत कमजोर हैं और अत्यंत गरीब परिवार से। और वहां एक खास चीज नजर आई। जितने बच्चे थे, उन सबके शरीर पे जो ड्रेस था, स्कूल का यूनिफॉर्म था, वो थोड़ा ज्यादा बड़ा था। मेरे पास में जो होस्ट थे, मैंने उनको पूछा कि ये सब बच्चे लोगों की ड्रेस इतनी बड़ी क्यों है। उन्होंने कहा कि ये बच्चों के पास पैसे नहीं है यूनिफॉर्म का, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि अलग अलग साइज की कपड़े बनाए, तो हमने सब डबल एक्सल बना दिया है। तो जो पतले बच्चे हैं, कमजोर है शरीर से, एल, एम, एस भी साइज हो, तो उनको भी डबल एक्सल मिलता है। अब बात तो हो गई दिलचस्प, और उन्होंने कहा कि अब इन बच्चों को ना अब प्रेरणा से भर दो। मैंने अपनी जिंदगी में करीब कभी भी इतने गरीब बच्चों से बात नहीं की थी। इनसे क्या बात करूं? और उनसे बात कुछ इस तरह से हुई कि तुम लोग ना अपने भविष्य के लिए सपने देखो। अगर तुम्हारे हाथ में कोई हुनर है या तुम्हारे पास पढ़ाई की ताकत है, तो जिंदगी में तुम कहीं भी जा सकते हो। करीब 15-20 मिनट मैंने बात किया।
और फिर उनको पूछा कि आप में से किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछो। तीसरे रो में नाज नाम की एक छोटी सी बच्ची बैठी थी और दिखने में लगती थी 4th 5 की, इतनी कमजोर थी। उसने अपना हाथ ऊपर किया और उसने एक प्रश्न पूछा जिसने मेरे रूह को कांप दिया। उसका प्रश्न क्या था? भैया, गरीब को सपना देखने का हक होता है क्या? एक गरीब सपना देख सकता है क्या? और मैंने पूछा ऐसा क्यों पूछ रही है? तो उसने कहा 2 साल पहले मैंने ऐसे ही अपनी मां को बोला कि मुझे एयर होस्टेस बनना है। एयर होस्टेस कितनी खूबसूरत होती है, हवाई जहाज में यहां से वहां जाती है। तो मुझे एयर होस्टेस बनना है। मां खाना बना रही थी, चिमटे से रोटी सेक रही थी और उसने चिमटा मुझे हाथ में मार के बोला, गरीब सपने नहीं देखता है, वो सिर्फ जिंदा रहना जानता है। गरीब के पास सपना देखने का हक नहीं है। ये सपने अपने ना, ये अमीरों के चोंचले हैं, गरीबों के लिए नहीं है। तो बोला उस दिन से फिर मैं सपने नहीं देखती हूं। पूछा उसको, तेरी मां से मुलाकात कराएगी? बोली मां 2 साल पहले मर गई। अच्छा, अभी कौन है घर में? बोले बाप है। क्या करता है? दारू पीता है। अच्छा, मां कैसे चल बसी? 2 साल पहले बाप को दारू के लिए पैसे चाहिए थे, मां ने पैसे नहीं दिए क्योंकि मां की इच्छा थी मैं पढ़ाई करूं, और एक पत्थर उठा के उसने मेरी मां का सिर फोड़ दिया। उससे मां चली गई। हमारे पड़ोस में एक आदमी है जिसने बाप को बोला, मैं समझता हूं कि दारू पीना अच्छी बात है, तुझे दारू पीना है, मैं तेरे को रोज पिलाऊंगा। मैं समझता हूं कि मर्द है, उसको दारू पीना चाहिए। और वो मेरे बाप को दारू पिलाता गया। 1 महीने के बाद उसने मेरे बाप को बोला, मैं तेरे को जिंदगी भर दारू पिलाऊंगा, लेकिन एक ही शर्त है, तेरी बच्ची जब 10वीं पास करेगी मेरे साथ उसकी शादी करा देना। और ये जो महाशय हैं जो रोज दारू पिला रहे हैं, वो 51 साल के हैं। और ये लड़की बोलती है, अभी मैं 10वीं में हूं, दिसंबर का महीना है, 3 महीने में एग्जाम हो जाएंगे, फिर मेरी शादी हो जाएगी। मैं फिर भी सपने देखूं? अब मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं। पता नहीं कहां से बुद्धि आई कि बच्ची को बोला हां सपने देख। तू लड़ सकती है क्या? तेरा बापू क्या करेगा? तेरे को मारेगा, तेरी हड्डियां टूटेंगी, तेरा सिर फूटेगा। 51-52 साल के आदमी से शादी करके तेरी जिंदगी कैसी होगी? और अगर बापू मारता है मार खा ले, लेकिन सपने देखना मत छोड़। और अगर तेरे को पढ़ाई करना है तो तेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। मेरे साथ में वर्षा नाम की मेरी एक स्टूडेंट थी, उसके माता पिता औरंगाबाद में रहते थे। आंखों ही आंखों में बात हुई, वर्षा ने कह दिया कि हम लोग ध्यान रख लेंगे। मैंने नाज को बोला कि हम तुम्हारी घर आके तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन अगर बापू मारता है और तुम वर्षा के घर चली जाओ तो उस घर में तुम्हारी जरूर सहायता होगी। लेकिन लड़ाई तेरे को लड़नी है, सहायता तेरे को हम करेंगे। अगर तुम ये सोचती हो कि तुम्हारी लड़ाई कोई और लड़े, वो संभव नहीं है, वो मुमकिन नहीं है। और अगर तुम लड़ने के लिए तैयार हो, अपने सपनों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो, तो हम तुम्हारा साथ देंगे। बोल तो दिया। और वहां से निकल रहा था, तीसरी रो में ये नाज जो बैठी थी उसने मेरा हाथ पकड़ा, अपने सिर पर रख दिया, बोला बस आशीर्वाद दे दो, बाकी का मैं देख लूंगी। कई रात तक मैं इस बात को भूला नहीं पाया। फिर जिंदगी आगे बढ़ती गई, इतनी याद रही नहीं। 7 साल बाद एक दिन फोन आया, भैया नाज बोल रही हूं, इंजीनियरिंग कर ली है, इन्फोसिस में नौकरी लग गई है,
और उसको पूछा, पिटाई? बोली अभी तक 13 टाके आए हैं, लेकिन एक और बात, पिछले महीने बाप मर गए। मतलब तेरी शादी अभी नहीं। बोले खुद का घर खरीदूंगी फिर शादी करूंगी। क्योंकि बोलती है हमारे समाज में ना बहुत बार ये लड़के बोलते हैं निकल जा मेरे घर से। मैं खुद के घर में उसको लेके आऊंगी, वो कैसे बोलेगा मेरे को निकल जा अपने घर से? उसके करीब और 6 साल बाद, ये बात हुई थी 2005 को, 2016-17 में एक बार फोन आया और कहती है मैं यूएस में हूं, आज सुबह मैंने अपना घर खरीदा है, इसके लिए आपको फोन किया है। अमेरिका चली गई, वहां पे उसने अपना घर खरीद लिया। कोई अगर मुझे पूछता है ना कि नरेन आपकी जिंदगी में कोई आपका ऐसा एक स्टूडेंट है क्या जिसके काम से आपको बहुत गर्व होता है? ये मेरी स्टूडेंट तो नहीं है, शायद उस दिन सिर्फ आधे घंटे के लिए हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन उसने कुछ ऐसा कर दिखाया कि मुझे आता नहीं है। जिंदगी में कुछ भी मेरे साथ नहीं है, जिंदगी में एक इंसान की मेरी सहायता नहीं है, मां नहीं है, बाप एक ऐसे आदमी के संग शादी कराने के लिए तैयार है जो सिर्फ मेरे शरीर के लिए मेरे से शादी करना चाहता है और इस गरूर के लिए कि मेरी पढ़ी लिखी बेबी है। लड़ी, छोड़ा नहीं, क्योंकि मेरे पास सपने थे। सपनों में बहुत ताकत होती है, और जिसके पास सपने नहीं है ना, उसकी जिंदगी में कमजोरी होती है। हमारी जिंदगी में कभी ऐसे अनुभव आ जाते हैं जहां जो हमारा सपना है वो साकार नहीं होता है, वो पूरा नहीं होता है, तो हम थोड़े लाचार हो जाते हैं। यार एक सपना देखा था लेकिन कुछ हुआ तो नहीं, तो फिर काय को खाली पीली इतना मगजमारी करने का, छोड़ो, जाने दो, रहने दो, जो चल रहा है चलने दो। अब हम लोग कीप मूविंग मूवमेंट करते हैं। आज भारत में करीब 68 शहर में हम लोग जाते हैं, करीब 750 वॉलंटियर्स हैं। 2001 में सपना देखा था कि बच्चों का मानसिक शक्ति निर्माण करने के लिए कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, और अगर हमारा भविष्य हमारे बच्चे हैं और अगर वो मानसिक रूप से कमजोर हैं, कंफ्यूज्ड हैं, डरे हुए हैं, तो इस देश का भविष्य क्या बनेगा? आप अपने बच्चे को 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ दे दोगे, लेकिन अगर वो डरा हुआ है तो अपनी जिंदगी कैसे बनाएगा? तो चलो स्कूल में जाते हैं और बच्चों से बात करते हैं कि अपनी जिंदगी का निर्माण करना है तो क्या करना चाहिए। इसीलिए हर साल हम ये 7 सेशन रखते हैं स्कूलों में। 2001 में ये सोचा था कि 1 मिलियन बच्चों तक पहुंचना है, किसी साल 10 लाख बच्चों तक पहुंचना है। पहले साल कितने बच्चे तक पहुंचे? करीब 350, लेकिन सोचा था कि 10 लाख बच्चों तक पहुंचना है। 2010 में एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसके कारण लगा शायद ये काम छोड़ना पड़ेगा, लेकिन निश्चय ये था कि थोड़ा गति कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन काम रोकेंगे नहीं। 2016 में एक और बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और सबने कहा अब ये छोड़ दो। मतलब ना, अभी तक 10 लाख तक पहुंचे नहीं है, छोड़ना नहीं है, कोशिश करते रहना है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। कल शाम को ऑफिस में एक मीटिंग थी। हमारे एक दोस्त है नितिन उपासनी, वो कल ऑफिस आए थे और उन्होंने आके एक गुड न्यूज दी। नरेन, आई हैव बिकम द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉर क्लास 10th and 12th चिल्ड्रन। मेरे से क्या मदद चाहिए बोलिए? मेरे पास करीब 8 लाख बच्चे हैं जिनके पास तक मैं आपके संदेश को पहुंचा सकता हूं। हो सकता है आपके आशीर्वाद से यही साल 10 लाख बच्चों तक अपन पहुंच जाएंगे। मैं आपके साथ ये क्यों शेयर कर रहा हूं? सपने में बहुत ताकत होती है, और अगर अनुभव खराब भी हो ना, तो सपनों को मत छोड़ो।
समझ लीजिए आपका यह सपना है कि व्यापार में बहुत आगे बढ़ना है, कुछ हो गया, नुकसान हो गया, पार्टनर गलत था, माल गलत आ गया, टाइम गलत आ गया, कोविड आ गया, सपने को छोड़ो मत, थोड़ा विश्राम दो, लेकिन छोड़ो मत। अगर सपना आपकी जहन में आया है ना, इसका मतलब है ये आपके लिए संभव होगा, तभी आया है, नहीं तो नहीं आता था। मेरी एक मुंह बोली बहन है, उसका नाम है शेफाली। 2003 में वो सबसे पहले मेरे क्लास में आई थी, थोड़ी लॉस्ट, लाइफ में क्या करना है मालूम नहीं, इंजीनियर बन चुकी थी। भैयू बोलती है मेरे को, बोले भैयू मैं लॉस्ट हूं, मैं क्या करूं? पहले तू जिंदगी में चाहती क्या है? अगर समझ ले इस समय तेरे सामने भगवान आ जाए और पूछे तुझे जिंदगी में क्या चाहिए, तेरा जवाब क्या होगा? वो बोलती है मुझे ऐसा काम करना है जिससे समाज बेहतर बने। बोले ठीक है, तू पैसे कितना कमाना चाहती है? बोलती है भैया मेरे पापा बहुत पैसा कमाते हैं और ये बोलते रहते हैं हम पैसा कमाते हैं, हम पैसा कमाते हैं। मैं पापा से बहुत प्यार करती हूं, लेकिन कभी कभी तकलीफ होती है कि यार पैसा पापा कमाते हैं, इसका मतलब हम लोग थोड़े हल्के हैं क्या, अच्छे नहीं है क्या? हम मम्मी भी तो घर का संभालती है, मम्मी भी सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक काम करती है। मम्मी के पास 4 दासियां तो नहीं है जो 2 हाथ और 2 पैर मालिश कर रही है, तो फिर इतनी बेइज्जती क्यों? मतलब तू चाहती क्या ये बता। उसने बोला मैं चाहती हूं मैं साल में 1 करोड़ रुपए कमाऊं। मैं बोला बस ये 2 चीज को पकड़ के रखना, आज नहीं तो कल तेरे सामने मौका आएगा। 100 बात की एक बात, शेफाली अडोब नाम की एक कंपनी में काम करती है। मार्च में अभी उसकी इंक्रीमेंट हुई और अभी उसकी तनख्वाह 2 करोड़ 10 लाख है। छोड़ने का नहीं, सोचा ना कुछ करना है, रुकावट आएगी, चोट होगी, मिस्टेक्स होंगी, लेकिन सपनों को छोड़ो मत। इसी तरह से रिश्तों को छोड़ो मत। आजकल बहुत जल्दी डिवोर्स हो जाता है, अपने समाज में भी होता है, इंगेजमेंट और तुरंत फिर ब्रेकअप, फिर सेकंड इंगेजमेंट, थर्ड इंगेजमेंट। ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों की अच्छाई को पकड़ के रखने में थोड़े कमजोर हो गए हैं और लोगों की बुराई थोड़ी ज्यादा सामने दिख के आती है और उसकी वजह से जल्दी ब्रेकअप हो जाता है। जिस रिश्ते में इज्जत है उस रिश्ते में ताकत है। और यहां देख के इतना अच्छा लग रहा है कि जो युवक है उनको भी इज्जत है, जो महिलाएं हैं उनको भी इज्जत है, जो बुजुर्ग है उनके लिए भी इज्जत है, और जो आज हमारे साथ शारीरिक रूप में नहीं है उनके लिए भी इज्जत है। और जहां दृष्टिकोण में इज्जत है ना, वहां संगठित होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक हो गए ना तो आपकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। मैं महेश्वरी समाज से हूं, मैं राजस्थान से हूं, मेरा जन्म जैसलमेर का है और चेन्नई में हम लोगों ने एम सर्कल, महेश्वरी सर्कल के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें सिर्फ बिजनेसमैन है। जब बनाने की सोची तो जैसे कि हर समाज में होता है, काफी लोग बोले कुछ फायदा नहीं है करके, कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ मेरे दोस्त हैं, खास करके एक इंसान जिनका नाम है जगदीश सारडा, उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ तो अच्छे लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे के संग शेयर करेंगे, चलो बनाते हैं। उसने एम सर्कल बनाया, खुद का करीब 8 साढ़े 8 लाख रुपए खर्चा किया, 3 साल उसने नेतृत्व किया और आज सिर्फ चेन्नई में नहीं बल्कि पुणे में, जोधपुर में, उदयपुर में, सूरत में, सब जगह एम सर्कल फैल चुका है। और अगर कहीं किसी भाई को किसी भी तरह की मदद चाहिए
जैसे मुझे अगर कहीं घूमने जाना है, मैं सिर्फ चेन्नई में जगदीश भैया को फोन करके पूछ सकता हूं अपने समाज में कोई ट्रैवल एजेंट है क्या, और तुरंत कनेक्शंस हो जाते हैं, काम हो जाता है। एक भाई है जिसका होलसेल मैन्युफैक्चरिंग था शर्ट्स का चेन्नई में, थोड़े बुरे वक्त से गुजर रहा था क्योंकि एक लॉट जो एक्सपोर्ट कर रहा था पूरा फेल हो गया। सूरत में किसी को मालूम पड़ा कि अपना जैसलमेर वाला कोई चेन्नई में फंसा हुआ है। उसने फोन करके बोला कि श्रीलंका में कोलंबो में मेरा एक व्यापारी है जिसको मैं साड़ी बेचता हूं, मुझे मालूम है वो एक और जगह से लुंगी खरीदता है, मैं उससे बात करता हूं, अगर तेरे शर्ट श्रीलंका में चल जाएं तो तू माल बेचेगा वहां पे? उसने बोला क्यों नहीं बेचूंगा, कितने में बेचेगा? उसकी कॉस्टिंग थी करीब 480 रुपए। तो उसने बोल दिया भैया 480 रुपए लगा हुआ है, 350 भी मिल गया ना तो मैं बेच दूंगा। इस भाई ने श्रीलंका में वो शर्ट 880 रुपए में बेचा और पूरा का पूरा प्रॉफिट चेन्नई वाले भाई को, सूरत वाले भाई ने एक पैसा नहीं रखा। बोला अगर कोई भाई तकलीफ में है तो उससे कोई कमाने का सोचता है क्या? तुम्हारे पैर में लगा हुआ है, उस समय तुम्हारे साथ रेस लड़ूंगा क्या? अरे तुम ठीक हो जाओ, फिर दोनों मिलके रेस लड़ेंगे और दोनों की तबीयत अच्छी है तो दोनों के पैर में ताकत होगी, दोनों का विकास होगा। इस तरह से जब समाज में लोग साथ में आते हैं ना और एक दूसरे की मदद करते हैं तो एक ताकत ही अलग होती है। जैसा प्रदीप ने कहा ना कि मैं चाहता हूं कि हमारे यहां व्यवसाय में लोग जुड़े, ना कि नौकरी में। आज एम सर्कल का भी ये मानना है कि हर साल हमारे समाज से कम 1000 व्यापार चालू होना चाहिए। ये नए बच्चे जो पढ़ के निकल रहे हैं, ये अपने तरीके से अपना व्यापार चालू करें तो कितना मजा आएगा। और मेरा काम वहां बहुत सरल है, उनके मन में यह विश्वास डाल दो कि तुम भी सपना देख के सपना पूरा कर सकते हो। एंड थैंक्स टू नाज, जहां भी जाता हूं नाज के बारे में बात जरूर करता हूं और नाज के ऊपर वास्तव में नाज है। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त आए हैं नाज के अलावा जिन्होंने बार बार यह बात को साबित किया है कि अगर एक इंसान सीखने के लिए तैयार है, जैसे मैंने तो कह दिया कि एक धर्मपत्नी का हक तुम्हारे परिवार पे, तुम्हारे पैसे पे, तुम्हारी जिंदगी में उतना ही है जितना तुम्हारा खुद का है। लेकिन यह बात सीखने वाला एक प्रदीप चाहिए जो अगर सीख ले तो अपने परिवार को भी एक मंदिर बना सकता है और अपने माध्यम से समाज का भी भला कर सकता है। बात करे नहीं करे, लोग देख के समझ जाते हैं, सीख जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस बात के साथ मैं अपने बात को विश्राम देना चाहूंगा कि परिवार में ताकत बनाओ, समाज में ताकत बनाओ और अपने सपनों में ताकत बनाओ। इन 3 चीजों में अगर ताकत है तो दुनिया आपकी मुट्ठी में है, और इन 3 में अगर ताकत है तो आप इतना आगे जा सकते हो जितना शायद आज आप सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। 2001 में जब 500 बच्चों तक हम नहीं पहुंचते थे, 2010 और 16 की दुर्घटना के बाद में जब लोगों ने कहा छोड़ दे यार, और इस साल संभव है, अगले साल आप लोगों को अपडेट दूंगा, इस साल संभव है कि शायद 10 लाख बच्चे तक पहुंच सके। ये इसीलिए क्योंकि मेरे परिवार में ताकत है, मेरा जो समाज है यानी मेरे जो लाइफ स्कूलर्स है, पूना में मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, ये मेरा परिवार है, उसमें ताकत है और मेरे सपनों में ताकत है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा समाज है, बहुत प्यारा माहौल है और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि आप सब जिंदगी में बहुत आगे जाएं और आपकी वजह से सिर्फ समाज नहीं, देश का भी बहुत भला हो।
थैंक यू, जय हिंद एंड लव यू ऑल.